वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था मिनरल न्यूट्रिशन का। मिनरल न्यूट्रिशन में कल हमने एसेंशियलिटी क्राइटेरिया देख लिया था कि कौन कौन से मिनरल एसेंशियल है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। अब हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांट देते हैं। न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक लिखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक लिखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये लार्जर अमाउंट में इसको प्लांट में जरूरत होती है, लार्जर अमाउंट में। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये बहुत स्मॉल मात्रा में, यानी स्मॉल अमाउंट में इसकी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल अमाउंट में। हमने न्यूट्रिएंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है जिसमें प्लांट को ज्यादा मात्रा में, लार्जर अमाउंट में प्लांट को जरूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है जिसमें स्मॉल अमाउंट में प्लांट को जरूरत होती है। अगर इसकी बात की जाए तो 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। इसकी बात की जाए तो ये 0.1 मिलीग्राम पर लीटर प्लांट को क्या होती है, रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 लीटर में 1 से लेकर 10 मिलीग्राम, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है, और इनकी 0.1 मिलीग्राम प्लांट को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अगर हम मोल की बात की जाए तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है 10 मिलीमोल पर केजी, 10 मिलीमोल पर केजी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्लांट को 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो तो आ जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और अगर प्लांट को 10 मिलीमोल पर केजी से कम रिक्वायरमेंट है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिन्हें लार्जर अमाउंट में प्लांट की जरूरत होती है, जैसे 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर या 10 मिलीमोल पर केजी। इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में प्लांट की जरूरत होती है। इसमें क्या अमाउंट होगी? 0.1 मिलीग्राम पर लीटर या 10 मिलीमोल पर केजी। इससे कम प्लांट को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आगे इसके एग्जांपल की बात की जाए तो ये आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फोरस, Mg और Ca। 3, 2, 5 और 4 9 ऐसे न्यूट्रिएंट है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 9 ऐसे न्यूट्रिएंट है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है। ये कैसे हैं? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्लांट्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है। CHO की बात की जाए तो या तो ये वाटर से हमें मिल जाते हैं, प्लांट्स को वाटर से मिल जाते हैं, या CO2 से ही मिल जाते हैं। और ये सब के सब मिनरल्स कैसे हैं? ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। तो लार्जर अमाउंट में जरूरत जिनकी होती है उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनकी कितनी अमाउंट की जरूरत होती है? 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर या 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं? C, कार्बन, H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनकी बात की जाए तो इनमें जैसे आयरन हो गया, और कौन से हो गए? आयरन हो गया, बोरोन हो गया, क्लोराइड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जिंक हो गया, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ये 9 न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये 9 न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी जो भी है वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने कल बात की थी कि 60 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के बैरियर्स में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। न्यूट्रिएंट्स को और भी हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया जाए, और तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल
बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्जर प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? लार्जर प्लांट्स में पाए जाते हैं। लार्जर प्लांट्स या बल्कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, या बल्कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, बल्कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सिलेनियम, सिलेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सोडियम और कोबाल्ट। ये मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है। ये लार्जर प्लांट या बल्कि प्लांट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिलेनियम है, सिलिकॉन है, सोडियम है और कोबाल्ट है। अगर सिलेनियम की बात की जाए तो ये एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। एमिनो एसिड का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, फॉर्मेशन करता है। देखिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं और लार्जर प्लांट या बल्कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन होता है, सेलेनियम होता है, सोडियम होता है और कोबाल्ट होता है। ये आगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। एक आगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो प्लांट की क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो मिनरल्स हैं जो प्लांट की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनिक के बने होते हैं, ऑर्गेनिक के बने होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स किन किन के पाए जाते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। ये कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। नंबर 3 पे आएंगे जो एटीपी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? एटीपी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। एटीपी के कंपोनेंट्स बनाते हैं, एटीपी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऐसे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट जो एनर्जी में यूज होते हैं, जैसे कि किसमें यूज होते हैं? एनर्जी फॉर्मेशन में यूज होते हैं, या जो एनर्जी का क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो मैग्नीशियम आयन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगी, उससे एनर्जी बनेगी। तो क्लोरोप्लास्ट कौन बना रहा है? मैग्नीशियम बना रहा है, मैग्नीशियम बना रहा है। क्लोरोप्लास्ट कौन बना रहा है? मैग्नीशियम बना रहा है। तो एनर्जी का कंपोनेंट्स कौन है? मैग्नीशियम है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट बना रहा है। या हम फास्फोरस की बात करें, ये एटीपी बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। ये भी एनर्जी का क्या है? कंपोनेंट है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एटीपी के कंपोनेंट्स होते हैं, एनर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं, एटीपी या एनर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं। एनर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट बनाता है, यही क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी या एटीपी का क्या है? कंपोनेंट्स है। या फास्फोरस, इससे सीधे ही हम एटीपी को हम जानते हैं कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फास्फोरस कहां पाया जाता है? एटीपी में पाया जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? एटीपी कंपोनेंट्स या एनर्जी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। आगे चलते हैं, चौथे होते हैं कौन से? जो एंजाइम एक्टिवेट करते हैं। एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर जो एंजाइम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। बहुत से ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें एंजाइम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो मोलिब्डेनम है, ठीक है, ये किसे एक्टिवेट करता है? ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। अगर मैं बात करूं जिंक की, ये एल्कोहलिक
ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जिंक अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम रुबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करता है। रुबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ठीक है, तो मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करता है? रुबिस्को को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम पीईपी कार्बोक्सिलेज को भी ऑक्सीडाइज करता है, एक्टिवेट करता है। कार्बोक्सिलेज को भी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम पीईपी कार्बोक्सिलेज को भी एक्टिवेट करता है। इसका पूरा नाम क्या है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। देखो, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम आयन है, ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यही मैग्नीशियम आयन रुबिस्को को एक्टिवेट करता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जिंक अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो एंजाइम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो चौथा आ गया एंजाइम एक्टिवेटर। पांचवा कौन सा आ गया? जो गार्ड सेल पे काम करते हैं और सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। जो गार्ड सेल पे काम करते हैं और सेल की टर्जिडिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। Maintenance of turgidity of cell. Maintenance of turgidity. किसको मेंटेनेंस करते हैं? किसको मेंटेन करते हैं? टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे पोटेशियम आयन हमने देखा था कि ये सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी कौन करता है? पोटेशियम आयन ही करता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, या जो गार्ड सेल है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को भी क्या करते हैं? ये अपने हिसाब से करते हैं। तो ये पोटेशियम आयन आ गया। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन आ गया कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और फिर 5 हमने और सब क्लासेस में भी इसको पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है? रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है? पहली चीज, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कोई भी प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें की परमेबिलिटी जो भी है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, ठीक है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन, सेल की कॉन्सेंट्रेशन, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, इन सबको मेंटेन करते हैं। इन सबको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ईटीएस में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं, ईटीएस में काम आते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आते हैं, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, सेल साइड की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और क्या काम करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आते हैं, स्टोमेटा में काम आते हैं, ओपनिंग एंड स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आते हैं। और क्या काम करते हैं ये बफरिंग एक्शन करते हैं, बफरिंग एक्शन करते हैं। बफरिंग एक्शन क्या होता है, बफर का मतलब होता है पीएच चेंज ना होना, बफर का मतलब होता है पीएच चेंज ना होना। तो ऐसा एक्शन जिसमें पीएच चेंज नहीं हो रही, जिसमें सेल की पीएच चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ये सेल की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, बफरिंग एक्शन कर रहे हैं, ईटीएस में काम आ रहे हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आ रहे हैं, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ये सब क्या है, ये सब इनके रोल है। मिनरल्स का क्या रोल है उसके बाद कि मिनरल्स किस किस तरह के क्या क्या रोल करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, सेल की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर देते हैं, टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, बफरिंग एक्शन यानी कि सेल की पीएच को एक जगह स्थायी रखते हैं, सेल की पीएच को चेंज नहीं होने देते, बफर सॉल्यूशन बना देते हैं सेल का, ठीक है, पीएच को चेंज नहीं होने देते, ईटीएस में काम आते हैं, ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आते हैं, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी करते हैं। तो ये रोल था किसका, न्यूट्रिएंट्स का रोल था। अब एक एक न्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं, अब हम एक एक न्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन को पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, तो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, नाइट्रेट आयन के रूप में होता है। नाइट्रोजन का ज्यादातर एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट आयन के रूप में होता है, कुछ मात्रा में अमोनियम आयन के रूप में और कुछ मात्रा में नाइट्राइट आयन के रूप में होता है। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट आयन के रूप में होता है, कुछ मात्रा में अमोनियम आयन में और कुछ मात्रा में नाइट्राइट आयन के रूप में होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रोजन ही है। सबसे ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट आयन के रूप में या नाइट्राइट आयन के रूप में या अमोनियम आयन के रूप में किया जाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रेट आयन के रूप में किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए काम कहाँ करता है, जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऐसे टिश्यू जो लगातार विभाजित होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। उन सब में नाइट्रोजन यूज होती है, उन सब में नाइट्राइट आयन के रूप में नाइट्रोजन यूज होती है। जो ऐसे उत्तक जो लगातार विभाजित हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उनमें नाइट्राइट आयन यूज होते हैं। और कहां यूज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, ठीक है सर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है। और कहां यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यूज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, विटामिन सिंथेसिस में यूज होता है,
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो अब्जॉर्प्शन नाइट्रेट आयन के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में भी होता है, नाइट्राइट आयन के रूप में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यूज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, विटामिन में यूज होता है और न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है। तो ये था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस अगर फॉस्फोरस की बात की जाए, इसका एब्जॉर्प्शन कहां कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में, ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में HPO4 -2 या H2PO4 -1 के रूप में एब्जॉर्प्शन होता है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में, सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में फॉस्फोरस की बात की जाए तो इसका अब्जॉर्प्शन ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में होता है HPO4 -2 या HPO4 -1 में, सेल मेम्ब्रेन में काम में आता है। और कहां काम में आता है? फॉस्फोराइलेशन की जितनी भी रिएक्शन होती है, फॉस्फोराइलेशन की जितनी भी रिएक्शन होती है, चाहे वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ATP का फॉर्मेशन करे, ठीक है, जितनी भी फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन होती है, जहां फॉस्फेट समूह जुड़ता है या फॉस्फेट समूह हटता है, उन सब में क्या यूज होता है? फॉस्फोरस यूज होता है। सेल मेम्ब्रेन में यूज होता है। और कहां? न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में, सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में HPO4 -2 या H2PO4 -1 के रूप में सेल मेम्ब्रेन में काम आता है। फॉस्फोराइलेशन की जितनी भी रिएक्शन होती है जिसमें या तो फॉस्फेट समूह जुड़ता है या हटता है, जैसे ATP का ADP में बदलना है, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर ATP बनाता है, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में जो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसमें भी क्या काम आता है? फॉस्फोरस काम में आता है। आगे चलते हैं, फॉस्फोरस के बाद देखते हैं पोटेशियम। फॉस्फोरस के बाद क्या देखते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है? पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन K+ के रूप में या पोटेशियम आयन के रूप में होता है। पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन K+ या पोटेशियम आयन के रूप में होता है। पोटेशियम की बात की जाए तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाएगा, जहां सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जहां सबसे ज्यादा विभाजन होते हैं वहां पोटेशियम आयन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। जैसे रूट की टिप पे, रूट की टिप पे, लीव्स पे, जो लीव्स नहीं बनी है लीव्स पे, बड पे, बड्स पे। तो अगर हम बात करें पोटेशियम आयन की तो पोटेशियम आयन पोटेशियम के रूप में, पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, रूट की टिप पे पाया जाता है, लीव्स पे पाया जाता है, बड्स पे पाया जाता है। ये कैटायन एनायन के बैलेंस में काम होता है। कैटायन एनायन के बैलेंस में काम आता है, ठीक है, ये कैटायन और एनायन के बैलेंस में काम आता है। हमने देखा, जब हम पढ़ेंगे
जब हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हम देखेंगे कि पोटेशियम आयन और सोडियम आयन का इंट्रैक्शन होता है। कभी पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, कभी सोडियम आयन अंदर आते हैं, सोडियम आयन अंदर जाते हैं तो पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। तो जो आयन का बैलेंस होता है, एनायन मतलब नेगेटिव, कैटायन मतलब पॉजिटिव, जब इनका बैलेंस बनाना होता है तो पोटेशियम आयन को काम में लिया जाता है। और कहां काम में आता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन करना या क्लोजिंग करना, हमने जब पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, तब पढ़ा था कि स्टोमेटा में पोटेशियम मैलेट बनता है, ठीक है, या मैलिक एसिड बनता है। वो मैलिक एसिड मैलेटाइन में टूटता है, वहां से पोटेशियम रिएक्शन करता है। तो वो सारा हम पढ़ चुके हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है। और कहा सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। सेल की टर्जिडिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। और क्या काम करता है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की और अगर बात की जाए तो एंजाइम एक्टिवेटर भी होते हैं। एंजाइम एक्टिवेटर होता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। अगर हम पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन पोटेशियम आयन के रूप में होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे रूट की टिप होगी, लीव्स होगी या बर्ड्स में पाया जाता है। ये कैटायन और एनायन के बैलेंस में काम आता है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है। सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम आयन के रूप में होता है, Mg+2 के रूप में होता है। Mg+2 के रूप में होता है। मैग्नीशियम क्या काम करता है? पहली चीज एंजाइम एक्टिवेटर है। एंजाइम का एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेटर है। एंजाइम क्या है? एक्टिवेटर है। हमने आज ही पढ़ा था कि रुबिस्को एंजाइम और पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और क्या काम करता है ये मैग्नीशियम? और अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, ये सिंथेसिस करता है। क्या सिंथेसिस करता है? ये आरएनए का सिंथेसिस करता है, ये डीएनए का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस करता है, किसका सिंथेसिस करता है सर? आरएनए का सिंथेसिस करता है, डीएनए का सिंथेसिस करता है। एंजाइम एक्टिवेटर है, रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, पैप कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट करता है। और क्या करता है? ये स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर बनाता है। किसकी स्ट्रक्चर बनाता है? एक तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हमने देखी थी। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, टेट्रापायोल रिंग प्लस फाइटोल टेल पाई जाती है। और टेट्रापायोल रिंग में बीचों बीच क्या था? मैग्नीशियम आयन था। एक तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनाता है और एक राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम आयन के रूप में काम करता है। एंजाइम एक्टिवेटर होता है, रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, पैप कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, सिंथेसिस करता है, डीएनए का आरएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। किसकी? क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनाता है और राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैग्नीशियम आयन था। आगे निकल देखते हैं। क्या देखते हैं? निकल देखते हैं। निकल देखते हैं। निकल देखते हैं।
ये भी एंजाइम एक्टिवेटर है, ये यूरिएज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यूरिएज एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ये भी एंजाइम एक्टिवेटर है। एंजाइम एक्टिवेटर। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे शॉर्ट्स में डाल दूंगा। थैंक यू।